प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी। इस एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बता। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में अगर आप लगातार इससे जुड़े हुए हैं तो इस सीरीज में अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। और एक और बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना एलिमिनेशन टेक्निक की जानकारी के यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां पर आप कितना भी पढ़ करके जाएंगे 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको फील होगा कि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चूंकि आपकी बाध्यता है कि आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्यों आपको 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे में उन क्वेश्चन को सिर्फ हवा में अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता, इसी के लिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है। और मैंने चूंकि बार बार लगातार प्रीलिम्स को पास किया है और अच्छे नंबरों से पास किया है, तो मुझे पता है कि एलिमिनेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सीरीज में आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक भी साझा करता हूं। कल से और मतलब पिछले और आज के सेशन में हम लोगों ने करंट अफेयर के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, ताकि इसके लिए भी आपको बताया जा सके कि आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को कैसे सही करने का प्रयास करें और आपकी आर्ट एंड कल्चर की तैयारी की दिशा कैसी। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक मंदिरों पर विचार करें। मंदिरों के बारे में चर्चा की गई। अब मंदिर कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर, कोणार्क, दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ और विरूपाक्ष मंदिर मैसूर। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा नागर शैली का मंदिर है। तो अब जैसे ही प्रश्न नागर शैली के मंदिरों के बारे में आ गया, आपका काम क्या है? क्योंकि मैंने बताया आपको पहले से ही कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि आपको यह बता सके कि आपको आर्ट एंड कल्चर में किस किस क्षेत्र पर अधिक फोकस करना है, किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना। तो यहां जैसे ही मंदिर आया तो आपको मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं उन शैलियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उन शैलियों में आपकी जो नागर शैली है या फिर बेसर शैली है और द्रविड़ शैली है, तो आप इतना जानकारी आप रखें कि इनमें से कहां तक नागर शैली का विस्तार है। तो आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर भारत है, बेसिकली जो विंध्याचल पर्वत से उत्तर यहां जो मंदिर बने वो नागर शैली में बने, और दूसरा विंध्य से लेकर के और कृष्णा नदी तक के बीच में जो मंदिर डेवलप किए गए वो बेसर शैली के मंदिर डेवलप। और कृष्णा के दक्षिण में जो मंदिर डेवलप किए गए वे मंदिर मुख्य रूप से द्रविड़ शैली के मंदिर। तो अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि नागर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है। नागर शैली में कुछ उपशैलियां भी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि नागर शैली की एक उपशैली है उड़ीसा उपशैली, दूसरा उपशैली है खजुराहो उपशैली, तीसरी उपशैली है गुजरात या सोलंकी उपशैली। तो इन उपशैलियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इन उपशैलियों में कौन कौन से मंदिर आते हैं, किन राजवंशों ने इनका निर्माण करवाया। ठीक है, और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहा कि आप आज पूरी मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं उनके कालक्रम के साथ कैसे द्रविड़ शैली का विकास हुआ, बेसर शैली के प्रमुख मंदिर कहां रहे, कुछ मंदिर संकुल हैं
वो भी आपको जानने हैं। ठीक है, तो अब यहां पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से नागर शैली के मंदिर कौन से हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नागर शैली के जो मंदिर बने थे वे मुख्य रूप से उत्तर भारत में बने। तो अब यहां देखते हैं कि उत्तर भारत में कौन कौन से मंदिर यहां पर हैं। तो सूर्य मंदिर कोणार्क, यह उत्तर भारत में है। ठीक है, और यह उड़ीसा उपशैली का मंदिर है। नागर शैली में एक उपशैली है उड़ीसा उपशैली, उसका यह प्रतीक मंदिर है सूर्य मंदिर कोणार्क का। तो ये नागर शैली का मंदिर है। दूसरा दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर देवगढ़, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह भी गुप्त काल का मंदिर है। यह भी उत्तर भारत में है, तो यह भी नागर शैली का ही मंदिर है। लेकिन यहां लिखा हुआ है विरूपाक्ष मंदिर मैसूर। मैसूर कहां है? मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, तो अब विरूपाक्ष मंदिर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर बेसर शैली का पार्ट है या फिर द्रविड़ शैली का पार्ट है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि यह नागर शैली का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहां हमने एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा दिया, लेकिन यह क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली यह संभव नहीं लगता है। आपको इनमें से सारे जो इनके बारे में जितनी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी यहां से जो भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी पूरी टॉपिक जरूर तैयार हुई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल में भूमि एक अच्छी तरह से स्थापित निजी संपत्ति। अब कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का मतलब क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल का मतलब है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो मोटा मोटी टाइम पीरियड अनुमान किया गया वो कितना है? 1500 से 1000 BCE। हालांकि अब यह डिबेटिव हो गया है, वैदिक काल का टाइम अब आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थापित यही है। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में भूमि एक अच्छी तरह से स्थापित निजी संपत्ति। भूमि आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह टॉपिक आपसे डिमांड करता है और आप लगातार पिछले 2-3 साल या पिछले 10 साल का आंसर क्वेश्चन देखें तो उसमें लगभग हड़प्पा और वैदिक से एक क्वेश्चन जरूर शामिल किया गया है एग्जाम। मैक्सिमम केस में यहां से एक क्वेश्चन तो शामिल किया ही गया है। तो ऐसे में हड़प्पा और वैदिक को बेहतर तरीके से तैयार कर लेना यह आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा लड़े गए अधिकांश युद्ध भूमि के लिए थे। अब कह रहा है ऋग्वैदिक काल में जो अधिकांश युद्ध लड़े गए तो किसके लिए थे? भूमि के लिए। तीसरा स्टेटमेंट, पुरंदर ऋग्वैदिक देवता थे जिन्होंने युद्ध में सरदार की भूमिका निभाई। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट हुए और कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अगर वैदिक कल्चर के बारे में आप लोग जानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, बेसिकली ऋग्वैदिक काल का समाज अभी भी यायावरी समाज, मतलब पशुचारक समाज। पशुचारक समाज के लिए भूमि प्रमुख नहीं होती, पशु प्रमुख होते हैं। वो पशुओं को लेकर के दूर दूर तक के क्षेत्रों में निकल जाते हैं पशुचारण के लिए। तो ऐसे में अभी भी भूमि केंद्रित सोसाइटी नहीं बनी थी ऋग्वैदिक काल। और अगर आप ऋग्वेद के प्रमुख शब्दों को देखें तो ऋग्वेद में प्रमुख कुछ शब्द मिलेंगे आपको, जैसे गोत्र जो कि गाय शब्द से बना है, कविष्टि बाहर जाना, दुहिता, दुहिता का मतलब गाय का दूध दुहने वाली पुत्री को दुहिता कहा जाता है। ठीक है, गोधुली, संध्या की जो बेला होती है शाम को गोधुली कहा जाता है गाय शब्द से। तो इन बहुत सारे शब्दों का ओरिजिन गाय से होता है। इससे पता चलता है कि गाय की भूमिका ऋग्वैदिक समाज में बहुत अधिक थी। तो गाय अर्थात एक पशु, पशु की भूमिका जिस समाज में होगी वहां पर भूमि मूल इकाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक समाज में भूमि एक अच्छी तरह से स्थापित निजी संपत्ति थी। यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और अधिकांश युद्ध, तो अब ऋग्वैदिक काल में कौन से युद्ध लड़े गए? तो ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध लड़ा गया था, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक काल में, तो एक प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। ठीक है,
और उस युद्ध की विशेषता यह थी, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, युद्ध का नाम था दशराग्य युद्ध। और इस युद्ध की विशेषता थी कि इसमें दो प्रमुख कबीले आपस में लड़े थे। इसमें एक तरफ सुदास थे और दूसरे तरफ दूसरे जन के कबीले। सुदास की तरफ से आर्य कबीले थे, हालांकि आर्य और अनार्य दोनों साइड थे। बेसिकली ऋग्वेद में एक कथा आती है वशिष्ठ ऋषि की और विश्वामित्र ऋषि। इन दोनों ऋषियों में अपने योग शक्ति के लिए संघर्ष था कि श्रेष्ठ ऋषि को, इनके जो फॉलोअर्स थे, जो वशिष्ठ ऋषि के फॉलोअर्स थे, वो सुदास थे और अन्य जो जन थे वो विश्वामित्र ऋषि के फॉलोअर। तो इन दोनों के फॉलोअर में आपस में युद्ध हुआ और उस युद्ध में अंततः वशिष्ठ ऋषि के जो फॉलोअर थे सुदास, इनकी विजय हुई। तो लेकिन अब ऋषियों के फॉलोअर में युद्ध हो रही है, तो ऋषियों को दान में क्या दिया जाता है? मुख्य रूप से उस समय वो दान दिया जाता था। तो जो दशराग्य युद्ध था, बेसिकली यह गायों के झुंड पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ा। ठीक है, तो यहां पर ऋग्वैदिक काल में लड़े गए अधिकांश युद्ध भूमि के लिए थे। यह भी गलत हो जाता है क्योंकि हम एक युद्ध के बारे में जानते हैं, दशराग्य युद्ध, यह मुख्य रूप से पशु के लिए लड़ा गया था, मुख्य रूप से गाय के लिए लड़ा। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाया है। और पुरंदर हम सभी जानते हैं कि पुरंदर शब्द का अलग अलग मतलब निकाला गया है इतिहासकारों के द्वारा। जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है वो कहते हैं पुरंदर का अर्थ है पुर को तोड़ने वाला, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। जो नेशनलिस्ट इतिहासकार हैं वो कहते हैं पुरंदर का मतलब है पुर के अंदर रहने वाला, किले के अंदर रहने वाला। तो यहां पर अलग अलग मान्यताएं हैं पुरंदर शब्द को लेकर के। लेकिन पुरंदर प्रतीक किसके रहे हैं? पुरंदर के प्रतीक कौन रहे हैं? इंद्र। तो इंद्र ऋग्वैदिक देवता थे जिन्हें युद्ध में सरदार की भूमिका निभाई थी। ये बात सभी जानते हैं कि देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र थे, और यही देवताओं के युद्ध में नेतृत्व, यह स्पष्ट है। अब पुरंदर शब्द की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। आपसे वर्तमान में अगर कभी व्याख्या पूछ लिया जाए यूपीएससी के एग्जाम में, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा कि पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला पहले कभी पूछ लिया गया है। ये मार्क्सवादी व्याख्या है, लेकिन जब राष्ट्रवादी व्याख्या है तो उन्होंने कहा कि पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला नहीं, बल्कि पुर के अंदर रहने वाला, किले के अंदर रहने वाला। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहले और दूसरे गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी आपका। तो बेसिकली इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको इस टॉपिक को, वैदिक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते। अब देखिए यहां पर हाल ही में समाचारों में देखी गई थमीरापर्णी नदी, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब एक नदी की चर्चा की गई है कि अब हाल ही में समाचारों में रही है तो और प्रमुख नदी होगी, तभी इसके बारे में ये पूछा गया है, प्रश्न बनाया गया है। तो भाई क्या है स्टेटमेंट, देखते हैं। यह नदी तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है। यह तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट की पोथीगई पहाड़ियों से निकलती है और पुनकामलय में मन्नार की खाड़ी में समाप्त होती है। तीसरा स्टेटमेंट, यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? देखिए मेरे पेन की हैबिट हो गई है कि मेरा पेन वही रुकता है जहां पर कि उसे फैक्ट दिखता है, जहां पर कि कोई निश्चित तथ्य दिखता है। आपकी भी हैबिट ऐसी हो ही जानी चाहिए, ठीक है। और सही गलत जैसे ही दिखे उसको जरूर घेर दें। ये कुछ हैबिट है जो कि आपको पास होने में बहुत हेल्प। तो यहां पर है कि ये नदी चर्चा में रही है, थमीरापर्णी नदी। अब यहां पर देखिए गलत कहां हो सकता है कि यह एकमात्र 12मासी नदी है अगर तमिलनाडु की, तो यह गलत हो सकता है एकमात्र नहीं हो, कोई और भी नदी हो। दूसरा, यह तिरुनेलवेली जिले में नहीं बहती हो, पोथीगई पहाड़ियों से नहीं निकलती हो, या मन्नार की खाड़ी में नहीं गिरती हो। और तीसरा, यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो सकता है नहीं हो। तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट में हार्डकोर रूप से फैक्ट दिए गए हैं। ऐसा प्रश्न यूपीएससी 4 या 5 पूछता है, जो कि तीनों में आपको कंफ्यूजन होता है। हालांकि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो अधिकांश रूप से ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको इलिमिनेट करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए।
लेकिन यहां इसमें तीनों में बहुत हार्डकोर फैक्ट पूछे गए हैं, जिससे कि लगातार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। एक सलाह रहेगी, अगर आप ऐसे प्रश्नों में निश्चित उत्तर नहीं जानते हो, ऐसे प्रश्न बहुत सारे नहीं होते हैं, अगर निश्चित उत्तर नहीं जानते हो तो मेरी एक सलाह रहेगी कि ऐसी प्रश्नों को अवॉइड करके आगे बढ़ने का प्रयास, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे गलती करा देते, क्योंकि तीनों में आपको कभी लगेगा कि यह एकमात्र नहीं हो सकती, यह गलत होगा, फिर लगेगा कि यह दूसरी नहीं हो सकती, यह गलत होगा, फिर लगेगा कि नहीं इसमें तो 2-3 फैक्ट है, यह भी गलत हो सकता है, और तीनों गलत होने का कोई आंसर यहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को अवॉइड करके आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर होता है। बाकी अगर निश्चित रूप से आपको आता है तो जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु का जो तिरुनेलवेली का एक जो जिला है, वहीं पर वहां का जो प्रशासन है उसने बेंगलुरु की एक एनजीओ है, अत्री एनजीओ, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट में दक्षिण एशिया के सबसे पुरानी नदियों में से एक इस थमीराबरानी को पुनर्स्थापित करने के लिए हाइपर लोकल दृष्टिकोण, यह एक कंसेप्ट है, यह पूछा जा सकता है, हो सकता है हाइपर लोकल कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो यह नदियों के पुनरुत्थान से जुड़ा के दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। और बहाली परियोजना, इसकी परियोजना को तमीरा सेस कहा जाता है। इस जो तमीरा सेस परियोजना के माध्यम से इस नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहां ध्यान रखना है, यह राज्य की सबसे छोटी नदी है, राज्य की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे छोटी नदी है। तो 3 को जैसे ही गलत हुआ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब कि दूसरा निश्चित रूप से सही है और पहला भी सही है, क्योंकि यह एकमात्र तमिलनाडु की नदी है जो कि सदा निगरा नदी है। बाकी सभी जो तमिलनाडु की नदियां हैं वो गर्मियों के मौसम में अक्सर पानी की कमी की समस्या से जूझती है। तो तमिलनाडु की एकमात्र बारहमासी नदी है जो तमिलनाडु के सबसे लास्ट में बहती है, इसीलिए यहां पर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा हो जाती है और इसीलिए यहां पर पानी की पर्याप्तता, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। अब देखिए यहां पर यह क्वेश्चन मुझे लगता है कि यह एग्जैक्टली कॉपी अगर नहीं भी होगा तो भी संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना ही है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 लॉन्च की। इसका मतलब है कि सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ दवाओं का नाम लिखा है और बताया है कि ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, ये दवाएं हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और NLEM इनमें दवाओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों का पालन किया। अब कह रहा है कि एसेंशियल अत्यावश्यक दवाओं की लिस्ट में कुछ दवाओं को शामिल किया गया, उसके लिए मानदंड कौन कौन से हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप ये पढ़ के नहीं जाएंगे कि कौन कौन से मानदंड है, याद भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन सही हो सकता है। कैसे, अगर आप वहां पर सोचना शुरू कर दें, चिंतनशील प्राणी बन जाए, तो यह क्वेश्चन आपसे सही हो सकता है कि कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जिससे कि किसी दवा को हम अत्यधिक आवश्यक माने। आइए देखते हैं पैरामीटर। पहला पैरामीटर है कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रोफाइल। का मतलब है कि अगर कोई दवाई बहुत अधिक प्रभावकारी है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस दवा को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल किया जाए। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, अगर दवाई कोई ऐसी दवाई है जो कि बहुत अधिक प्रभावशाली है और वह ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसको तो शामिल किया ही जाना चाहिए। तो पहला तो होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। दूसरा, सभी निश्चित खुराक संयोजन। सभी निश्चित खुराक संयोजन का मतलब है कि अगर उसका खुराक काउंट किया जाए, यह 8 खुराक में दिया जाना है, 10 खुराक में दिया जाना है, 15 खुराक में दिया जाना है, तो नंबर ऑफ खुराक, नंबर ऑफ टाइम की आप कितने टाइम मेडिसिन लेते हैं, ये पैरामीटर कैसे हो सकता है कि आप कोई दवाई महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब एक मेडिसिन मैंने आपके सामने रख दी, कहा कि यह मेडिसिन जब भी किसी को भी लेना होगा वह 3 टाइम लेना होगा, तो यह एसेंशियल दवाई कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, ये तो कोई पैरामीटर ही नहीं हुआ।
तीन टाइम लेने से दवा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है ना। तो ये जो निश्चित खुराक संयोजन है ये तो सही नहीं लग रहा। तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी, ऐसी कोई दवा जो कि बहुत महंगी दवाई है, जो किसी रोग के लिए बहुत सारी महंगी दवाइयां हैं लेकिन उसके सप्लीमेंट के रूप में है और बहुत ही सस्ती है, तो उसको सरकार कह सकती है हाँ एसेंशियल दवाई है। बिल्कुल बहुत सारे गरीब लोगों के लिए उस दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व हो सकता है, तो ये एसेंशियल हो सकता है। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना। अगर वो दवाई सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है तो इसका मतलब ही है कि वो दवाई महत्वपूर्ण है। सरकार सभी रोगों के लिए तो टीका देती नहीं है, जो महत्वपूर्ण रोग है जो कि क्रूशियल है, जिनका कि इलाज होना ही चाहिए, वैसे ही दवाओं के लिए टीकाकरण सरकार देती है। तो उस टीकाकरण की लिस्ट में कोई दवाई शामिल है तो मतलब है कि वो क्या है, महत्वपूर्ण दवाई है। तो यहां से तीसरा भी सही लग रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा अगर गलत लग रहा है, दूसरा काटते हैं तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है और बच रहा है अब 1 3 4 और 1 और 4। तीसरा भी हमें लागत प्रभावी भी सही लग रहा है, तो हम इसको ए मान करके आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके आंसर को जानने के लिए आप क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इस प्रश्न को शामिल करने का मतलब ही यही है कि आपको यह बताया जा सके कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि एक चिंतनशील प्राणी, जो कि एक थिंकिंग क्रिएचर, जो कि एक सोच सकता है चीजों को, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सही करेगा। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो गया है, एग्जाम हॉल में लैंग्वेज आसान रहेगा, वहां पर आप आसानी से समझ पाएंगे और इलिमिनेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे टेस्ट देते समय भी ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आ तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर टाइम दीजिए, सोचिए, आपके ऑप्शन खुद ब खुद उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते। अब ये आर्ट एंड कल्चर का ही एक क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये हैबिट आपकी होनी ही चाहिए, जैसे सही गलत सही नहीं ये सब चीजें देखते ही घेर देना है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल भारत में बेसिकली 2 बार आया है। एक तो कि जब हम हड़प्पा काल के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा काल के पूर्व का जो काल है वह भी ताम्रपाषाण काल आता है। पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य सभ्यता। सबसे पहले पाषाण पत्थर, पत्थर के बाद ताम्र तांबा, तांबा के बाद कांसा। लेकिन हड़प्पा के बाद फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में फिर से कांस्य सभ्यता विलुप्त हो जाती है। उसके बाद जब कांस्य सभ्यता विलुप्त हो जाती है तो उसके पहले वाला चरण पुनः बाद में रिपीट हो जाता है और हड़प्पा के बाद भी भारत में ताम्रपाषाण चरण कंटिन्यू। ठीक है, अब आइए कह रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में तांबे और पत्थर की वस्तुओं का प्रचलन। भाई ताम्र पाषाण नाम ही लग रहा है कि ताम्र और पाषाण, तांबा और पाषाण दोनों होंगे। पहला स्टेटमेंट तो निश्चित। इस अवधि के दौरान तेलकड़ी, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल और कार्नेलियन जैसे अर्ध कीमती पत्थरों के मनकों का निर्माण किया गया। अब हम सभी जानते हैं कि पाषाण काल और उसके अगला चरण है ताम्रपाषाण। मतलब पाषाण काल में पाषाणों का ही सिर्फ उपयोग किया जाता था, यहां पर तांबा के साथ साथ पाषाण का उपयोग किया गया। तो अनेक प्रकार के पाषाण का उपयोग किया गया होगा। ये सभी क्या है, ये सभी पत्थर हैं, तो इनमें से सभी पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। डिनाई करने के फैक्ट तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर अगर भारत के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं, भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देशों में अगर मिलते हैं तो इनका उपयोग निश्चित रूप से किया गया होगा। ठीक है, तो डिनाई करने का ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि यह पाषाण का उपयोग करने वाली सब संस्कृति अवश्य थी। तो यह स्टेटमेंट भी सही लगता है। तीसरा, ताम्रपाषाण काल के लोग कपड़े के निर्माण से अच्छी तरह परिचित। अब जैसे हमने कहा कि कपड़ा निर्माण एक कला है। हड़प्पा काल के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने हड़प्पा में पढ़ा होगा कि हड़प्पा काल के लोग नीवी और उष्णिश जैसे वस्त्र पहनते, मतलब है कि सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते। हड़प्पा काल की जो मूर्तियां मिली है उसमें आप लोगों को एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, वह पुरोहित एक साइड एक गमछा ओढ़े हुए हैं, एक साल ओढ़े हुए हैं, एक साइड साल ओढ़े हुए हैं, दाढ़ी खूब सुंदर बनाई गई है,
और उस साल पर तिपतिया छाप है, 3 पत्ती की छाप बनाई गई है। इससे पता चलता है कि वहां के लोग साल और उस पर कुशल कारीगरी करना जानते थे। ठीक है, तो हड़प्पा काल के लोग अगर वस्त्र पर कारीगरी करना जानते थे, तो हड़प्पा काल के बाद के लोग क्या वस्त्र पर कारीगरी भूल गए? वस्त्र की कारीगरी उन्हें भी आती होगी, बिल्कुल आती होगी। तो वस्त्र की कारीगरी से अच्छी तरीके से वो परिचित रहे ही होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं कि आपने टॉपिक को पढ़ा है तभी आप आंसर कर सकते हैं। आपके आसपास के नॉलेज से भी, जैसे ताम्रपाषाण काल, मुझे पता है हड़प्पा के बाद ताम्रपाषाण चरण था, तो हड़प्पा के बारे में मुझे नॉलेज थी, तो इस आधार पर मैंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि जब हड़प्पा में यह बातें थी तो उसके बाद के संस्कृतियों में भी ये बातें रही ही होंगी। उसके पहले, जस्ट पहले की जो संस्कृति होगी वहां पर भी एकदम नहीं कि एकदम नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वहां पर भी रहा ही। तो इसीलिए आपको आंसर निकालने में जरूरी नहीं कि हर बार निश्चित नॉलेज ही जरूरी है, कभी कभी आपके पेरिफेरल नॉलेज, आपकी सराउंडिंग की नॉलेज भी आपको सटीक उत्तर दे देती। ठीक है, तो इस पर भी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि चित्रित धूसर मृदभाण इस मिट्टी के बर्तनों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाले प्रकार का था। ये कहा जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल में चित्रित धूसर मृदभाण का प्रयोग। अब यहां पर आप लोगों को है बेसिकली जो मृदभाणों का निर्माण का चरण रहा है, तो आप सभी अगर ध्यान से पढ़े होंगे, और ये एग्जैक्टली हो सकता है आपसे कुछ भी लिया जाए। एक हड़प्पा काल हो गया, हड़प्पा के बाद क्या रहा? ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक के बाद उत्तरवैदिक, उत्तरवैदिक के बाद महाजनपद। ठीक है, इन सबकी पहचान किसी न किसी मृदभाण से जरूर रही। आप सभी जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो, कि हड़प्पा काल में लाल और काले मृदभाण की, लाल और काले मृदभाण बनाए जाते थे। ठीक है, अब हड़प्पा काल में लाल और काले हो गए। यहां देखिए, यदि यह चित्रित धूसर मृदभाण, पेंटेड पीजीडब्ल्यू, चित्रित धूसर पीजीडब्ल्यू मृदभाण। अब यहां पर है ऋग्वैदिक काल, तो यहां पे चित्रित धूसर मृदभाण का प्रयोग किया जाता है, पीजीडब्ल्यू। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जब आए तो यहां पर कौन सा मृदभाण होता था? एनबीडब्ल्यू। और जब महाजनपद काल में आए तो यहां पर होता था एनबीपीडब्ल्यू, उत्तरी काला पालिशदार मृदभाण यहां पर। तो ये जो मृदभाणों का चरण है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यही मिलान करने का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहां पे जो चित्रित धूसर मृदभाण था, बेसिकली ऋग्वैदिक काल का मृदभाण था। यह ऋग्वैदिक काल का मृदभाण था, तो यह ताम्रपाषाणी काल का मृदभाण। ठीक है, तो ताम्रपाषाणी काल का मृदभाण क्या था? काला और लाल मृदभाण। जो हड़प्पा का मृदभाण था वही ताम्रपाषाणी काल का भी मृदभाण था। तो यह ऑप्शन डी गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहां ये आपका आर्ट एंड कल्चर पे हमारा फोकस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सालों से लगातार आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो ये मैं बार बार आप लोगों को जाहिर कर रहा हूं कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करके जाएंगे, अवॉइड करके बिल्कुल नहीं जाना है। यहां से 6 क्वेश्चन अगर आते हैं, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन 4 बन सकते हैं। 4 क्वेश्चन 6 में 4 बनना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करता हूं, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कहां से करनी, कितने कठिन सवाल पूछे जाते हैं। तो यह देखिए प्रश्न है, क्योंकि 2022 और 21 वाले क्वेश्चनों को हमने कर लिया है, तो 2020 में भी चल रहे हैं।
प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। हो सकता है पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित नहीं हो। सेकंड स्टेटमेंट, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब मेरा बताने का मकसद यह है कि इनमें से कोई भी नाम आपको दुर्लभ नाम नहीं है, सभी कॉमन नाम है, सभी प्रचलित नाम है, और इतिहास में जो भी बच्चा एंशिएंट इंडिया पढ़ता है वो सभी इनके बारे में जरूर पढ़ता है। तो यूपीएससी आपसे दुर्लभ नाम नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपको दुर्लभ एंशिएंट इंडिया के फैक्ट तैयार नहीं करने हैं, वही तैयार करने हैं जो कि कॉमन प्रचलित शब्द है, कॉमन प्रचलित कंसेप्ट है, या कॉमन प्रचलित विचार है। इनको तैयार करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दुर्लभ दुर्लभ फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर प्रश्न देखते हैं कि पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि पाणिनि भारत के पहले व्याकरणविद थे। इन्होंने ही भारत में पहली संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। और पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? सभी जानते ही होंगे, जैसे बताने की जरूरत नहीं है। अष्टाध्यायी, अध्यायी, अष्टाध्यायी। और यह भारत में संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। कह रहा है कि पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा व्याकरणविद जो भारत में हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा व्याकरणविद बना, वह थे पतंजलि। पतंजलि बेसिकली पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के दरबार में राजकीय पुरोहित थे। ठीक है, तो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। जबकि पाणिनि का जो कालक्रम देखा गया है तो यह प्री मौर्यन काल है, जो बुद्ध काल है, जो महाजनपद काल है, इस काल के आसपास इनका अस्तित्व रहा। मतलब यह मौर्य काल से भी पहले रहे हैं। तो इनका, और जबकि पुष्पमित्र शुंग मौर्योत्तर काल के राजा रहे। मौर्य साम्राज्य के समाप्ति के बाद पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश किया। तो यहां पर पुष्पमित्र शुंग पतंजलि से जुड़े हुए हैं। पाणिनि का पुष्पमित्र शुंग से कोई संबंध नहीं है, यह स्टेटमेंट कट जाता है। और इसके लिए यह स्टेटमेंट का आंसर बताने के बाद मैं कोई इतिहास का महान ज्ञाता नहीं हो गया हूं। मुझे जो बेसिक जानकारी थी, जो कि हर बेसिक स्टूडेंट के, उसी आधार पर यह आसानी से सही सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित। अब आप सभी जानते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। उन अष्ट दिग्गजों में से एक दिग्गज थे अमर सिंह, और इनकी एक पुस्तक थी अमरकोश। आप सभी को जानना चाहिए कि अमरकोश भारत की पहली डिक्शनरी पुस्तक, पहली वैकेबुलरी की पुस्तक है, पहली संस्कृत डिक्शनरी की पुस्तक है। इवन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया की पहली डिक्शनरी की पुस्तक है, जो कि अमर सिंह ने लिखी थी। पुस्तक का नाम था अमरकोश। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। ठीक है, तो इस तरीके से हर्षवर्धन जो थे वो गुप्तोत्तर काल के शासक थे, जबकि अमर सिंह जो है वो गुप्त काल के विद्वान। तो यह स्टेटमेंट भी। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो केवल 3 सही है, और इस तरीके से इसका आंसर किया जा सकता था। यह प्रश्न बताता है कि आर्ट एंड कल्चर की आंसरों को सही करने के लिए आपको दुर्लभ जानकारी पे नहीं जाना है। जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कोई भी एक इतिहास की जो प्राचीन इंडिया की एनसीईआरटी है वहां से तैयार कर लीजिए। थोड़ी मोड़ी हेल्प अगर आप चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड की जो पुस्तक है उससे ले सकते हैं। और ज्यादा पढ़ने का मन हो तो फिर तो आपके पास सीसीईआरटी है, इग्नू है, लेकिन उधर जाने से बहुत लाभ नहीं होगा। इतना से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कर ले, एनसीईआरटी कर ले। थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो तमिलनाडु बोर्ड की पुस्तक पढ़ ले, बाकी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत। यहां से आपके अगर एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बन जाएंगे, नहीं बनने वाले होंगे तो वो कुछ भी पढ़ के जाएंगे, आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू होता है इंटरनेशनल का क्वेश्चन। आप जानते ही हैं कि अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चल रहा है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हम डेली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं। पहला है
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे ही गलत और सही दिखे घेर देना है। अब देखिए, यह संगठन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में आजकल जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, आप कुछ भी नया खोज रहे हैं तो उस नया पे आज जैसे यूट्यूब पे आप अगर यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपके वीडियो का जो कंटेंट है अगर कहीं से कॉपी किया गया है तो तुरंत उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ। तो जो कॉपीराइट स्ट्राइक का संचालन है या जो भी ऐसे किसी की संपदा है जो इंटेलेक्चुअल संपदा है, उसके संदर्भ में चाहे वो कॉपीराइट हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो, पेटेंट हो, इन सब के बारे में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक सार्वभौमिक संस्था, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। इसलिए आप लोग इसके बारे में बेहतर जानकारी जरूर तैयार। इससे जुड़े हुए कुछ कन्वेंशंस भी होते हैं, जैसे फर्न कन्वेंशन या फिर कुछ और भी कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, जो कि इससे जुड़े हुए हैं। तो वो कन्वेंशन किससे जुड़े हुए हैं? पेटेंट से है, कॉपीराइट से, ये भी जरूर तैयार। अब कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट में आपको दो बातें मिली। पहला कि जो वाइपो है यह यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन की कितनी विशिष्ट एजेंसियां हैं? 15 विशिष्ट एजेंसियां। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, वाइपो के वर्तमान में 193 सदस्य मेंबर हैं। चौथा स्टेटमेंट, हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि ये कुछ टॉपिक जो आपको दिए जा रहे हैं वह आपको बेहतर तरीके से खुद से मेहनत करके तैयार करने, ये मैं आप लोगों को हर रोज दो टॉपिक दे रहा हूं, उसके बारे में कुछ जानकारियां भी दे रहा हूं। हालांकि वो जानकारियां बेसिकली पर्याप्त है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जरूर पड़े। ठीक है। अब पहला वाला स्टेटमेंट बहुत कुछ ऐसा गलत वाला दिखता नहीं है। गलत दिखने वाला स्टेटमेंट ये दिख रहा है, न्यूयॉर्क 193 मेंबर या 26। ये तीन फैक्ट है जो कि गलत दिख रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, मतलब टॉपिक ये रहेगा लेकिन ये ऑप्शंस ऐसे नहीं बनाए जाते। और यूपीएससी वन लाइनर भी पूछता है तो ऐसे ऐसे करके हार्ड लाइनर फैक्ट नहीं। ये हमने थोड़ा सा टफ बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको टफ चीजों से भी अपडेट होना। आइए देख लेते हैं इसके आंसर को, सीधे देख लेते हैं कि ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ये यूएन की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और इतना ही नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी। ठीक है। मुख्यालय इसका कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आप सभी जानते हैं कि अधिकांश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। और 26 अप्रैल को इसका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, यह वैसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो इतने फैक्ट को आपने जाना कि जेनेवा में इसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1967 में स्थापना हुई और वर्तमान में 193 इसके मेंबर हैं। कुछ सदस्य जो कि जो 193 मेंबर है उनमें से 190 तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, लेकिन कुक आइलैंड, होली सी और नीयू, ये तीन ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर नहीं है लेकिन वाइपो के मेंबर अवश्य है। ठीक है। फिलिस्तीन से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का मेंबर अभी नहीं है और फिलिस्तीन इसका भी मेंबर नहीं है, वाइपो का भी मेंबर नहीं है, और फिलिस्तीन को अभी भी पर्यवेक्षक का दर्जा है, अर्थात फिलिस्तीन वाइपो का स्थायी मेंबर अभी नहीं है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें कि माइक्रोनेशिया, पलाऊ और दक्षिण सूडान, ये भी इसके पर्यवेक्षक ही हैं, ये भी इसके मेंबर नहीं है। भारत 1975 में वाइपो का मेंबर बना है। ठीक है। तो इतनी जानकारियां अगर वाइपो के बारे में आपको पता है तो वाइपो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आप इलिमिनेट करके आसानी से आंसर। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संघाई सहयोग संगठन
बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसे 2005 में बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके उपयोग करने में से कौन सा सही है। अब ये पहला वाला स्टेटमेंट तो कि एससीओ एक अस्थायी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सही है। हम सभी जानते हैं कि एससीओ शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, का मुख्यालय चाइना के बीजिंग में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड में है, इसे 2005 में बनाया गया था, एक डिजिट है, वर्ष दिया गया है, और 2017 में भारत पाकिस्तान इसके मेंबर, यही दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है। तो कौन सा सही है? तो पहला तो निश्चित रूप से होगा, तो यह गलत हो गया, और दूसरा और तीसरा में से कोई एक गलत हो सकता है, तो 1-2 होगा या 1-3 होगा। तो हम सभी जानते हैं कि एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन का मतलब यूरोप प्लस एशिया, दोनों महाद्वीपों के देश मिलकर के इस संगठन के सदस्य हुए हैं। यह राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ध्यान रखना है कि कहीं गलती से पूछ लिया एससीओ एक सैन्य संगठन है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एससीओ सैन्य संगठन तो है ही नहीं, एससीओ सैन्य संगठन नहीं है, और गलती कर जाएंगे। तो गलती नहीं करना है, एससीओ सैन्य संगठन भी है, और सैनिक संगठन के रूप में एससीओ जो काम करता है, यहां देखिए एक रैट्स है, रैट्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट सेटलमेंट। ये रैट्स जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, यह बेसिकली एससीओ की ही एक अंदर एक संस्था है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाई गई। तो यह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी काम करता है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका चार्टर 2002 में स्वाक्षरित हुआ था, और भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में एक साथ इसके मेंबर बने थे। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ईरान हाल ही में इसका मेंबर बना है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको जो ध्यान देना है, बेसिकली आपको जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, उनमें से कौन सा देश एससीओ का मेंबर नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दे लेना है, इसको रट लेना है, क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो उसी देश को टारगेट करेगा। आपने तान तो याद किया होगा, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और भूल जाएंगे वहां पर कि कौन सा देश एससीओ का मेंबर नहीं है, तो उसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। फिर है कि यह की जो स्टेट काउंसिल होती है, वही इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें जो भाषाएं यूज की जाती है, इसकी आधिकारिक जो भाषा होती है वह रूसी और चीनी, ये 2 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। का मतलब है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल नहीं है। रूस और चीन की जो भाषाएं हैं वही अभी इसकी आधिकारिक भाषा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इस सेशन को कंटिन्यू किया, और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ जो पूछे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर मैंने कुछ आप लोगों से कमेंट में डिमांड करी है कि आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव दें या किसी प्रश्न का उत्तर करें, तो आप निश्चित रूप से अगर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और आपकी तैयारी को भी या आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमें भी प्रोत्साहित करिए और खुद को भी प्रोत्साहित करिए। कमेंट में इसके बारे में अपने सुझाव भी लिखते रहें। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में भी लिखते रहें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और हमारी इस सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।